हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के आज चौथे दिन में हम GS4 को डिस्कस करेंगे। चौथे दिन का मतलब ये हफ्ते का चौथा दिन है। इसके अलावा हम 60 से भी ज़्यादा आंसर्स अभी तक डिस्कस कर चुके हैं हमारे इस इनिशिएटिव में, तो आप ज़रूर हमारी प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन है एथिक्स में से, और एथिक्स के कोटेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। एथिक्स की ये कोटेशन 2021 के पेपर में पूछी गई थी, 2020 के पेपर में पूछी गई थी, और वहाँ ये बोला गया था कि द विल टू पावर एग्जिस्ट बट इट कैन बी टेम्ड एंड बी गाइडेड बाय रैशनैलिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल ड्यूटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये समझना होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल एथिक्स को लेके ये एक सवाल है। अब इस सवाल के अंदर हमें 150 वर्ड्स में ये बताना होगा कि अल्टीमेटली आप कंट्रीज़ के इंटरनेशनल रिलेशंस को अगर एनालाइज करेंगे तो ये पाएंगे कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के पास ये पावर होती है, या ये विल होती है कि वो पावर को अटेन कर सके। पावर का बेसिकली मतलब होता है एक लेजिटिमेट अथॉरिटी या लेजिटिमाइज्ड अथॉरिटी जो आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, अलग अलग ग्लोबल इनिशिएटिव्स के थ्रू परपेचुएट कर सकते हो। और पावर अलग तरीक़ों से आ सकती है, इकोनॉमिक पावर हो सकती है, मिलिट्री पावर हो सकती है, सॉफ्ट पावर हो सकती है। और ये जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इंटरनेशनल एथिक्स के जो सवाल होते हैं, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का क्या मतलब है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इंटरनेशनल एथिक्स के पेपर में से टॉपिक में से मिलेंगी। इसका मतलब सिलेबस मैपिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है वो कौन से पार्ट ऑफ द सिलेबस से आया है, ये आप असरटेन कर सकते हो इन ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द केसेस। लेकिन साथ साथ में आपको एग्जाम्पल्स और जो थ्योरीज हमने पढ़ी होती हैं एथिक्स में, उसके साथ आंसर को कोरिलेट करना है। यहां पे देखो, इस स्टेटमेंट का मतलब पहले समझते हैं। द विल टू पावर एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब पावर अटेन करने की जो इच्छा शक्ति है वो सभी में मौजूद है, पर उसे टेम किया जा सकता है और गाइड किया जा सकता है दो चीजों के द्वारा। नंबर 1 इज रैशनैलिटी एंड नंबर 2 इज प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल ड्यूटी। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रैशनैलिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज के कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स को चेक करते हो, उसके आउटकम्स को देखते हो कि वो सही है या गलत है, तो और उस हिसाब से अपने फैसले लेते हो। और उसमें भी रैशनैलिटी में भी कई अलग अलग तरीके की रैशनल थ्योरीज हो सकती हैं। दूसरी चीज मॉरल ड्यूटी को मानना, यानी कि कोई भी काम इसलिए करना क्योंकि वो मॉरली करेक्ट है, इन इटसेल्फ वो एक अच्छा एक्ट है, अच्छा काम है, विदाउट कंसिडरिंग द आउटकम्स। आप बस ये देख रहे हो कि वो अपने आप में सही काम है, आपकी ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, ये होता है मॉरल ड्यूटी। ये दोनों ही टाइप के एथिक्स हम पढ़ते हैं। जब हम यूटिलिटेरियन एथिक्स पढ़ते हैं तब हम रैशनैलिटी के बारे में पढ़ते हैं, जब हम कांतियन एथिक्स पढ़ते हैं, डिओंटोलॉजी पढ़ते हैं, तो हम मॉरल ड्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब आप इससे सिलेबस के काफी चीजों से इंटरलिंकेज बना सकते हो। अब ये सवाल आपसे कहता है कि इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आपने इसमें कभी कोई भी एग्जांपल ऐसे पर्सन टू पर्सन एग्जांपल नहीं देनी है, अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल नहीं देनी है, आपने एग्जांपल्स देनी है इंटरनेशनल रिलेशंस में से इंटरनेशनल एथिक्स में से। अब आ जाते हैं यहां पे इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। इंटरनेशनल थ्योरी में दो स्टैंस है। नंबर 1 स्टैंस इज द वन दैट टॉक्स अबाउट पावर, और नंबर 2 स्टांस टॉक्स अबाउट द ड्यूटी और मॉरल ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। तो लिबरल इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी ये कहती है कि मैन इज नॉट फेटेड टू एंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये प्री डेस्टाइंड नहीं है कि उसकी कॉन्फ्लिक्ट होनी ही होनी है। अगर वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज कर सकता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड भी कर सकता है। जबकि ये वाली जो ये थ्योरी है, ये इमैनुअल कांत एंड उनके जो सहकर्मी थे उन्होंने दी थी। प्रिंसिपल ऑफ एनिमस डोमिनेंडी। एनिमस डोमिनेंडी मतलब कि देयर विल ऑलवेज बी कंफ्लिक्ट एंड देयर इज ऑलवेज बी द परस्यूट टू डोमिनेट द अदर्स, और वो अनकंट्रोल्ड रहेगी क्योंकि वो बेसिक ह्यूमन नेचर है, और बेसिक ह्यूमन नेचर ही कंट्रीज का नेचर होता है। इस तरीके कंट्रीज का नेचर हो सकता है अगर कलेक्टिवली वो कंट्री उस ह्यूमन नेचर को एग्जिबिट करना शुरू कर दे।
ये थ्योरी है एनिमस डोमिनेंडी, जिसका मतलब कि ये कॉन्ट्रास्ट है जो हमने पहले में कहा। तो हमने इंट्रोडक्शन के अंदर एक कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूस कर दिया कि लिबरल इंटरनेशनल थ्योरी जहां ये कहती है कि कन्फ्लिक्ट करना जरूरी नहीं है, जबकि एनिमस डोमिनेंडी का प्रिंसिपल ये कहता है कि अनकंट्रोल्ड पावर, आप उस अनकंट्रोल्ड है आपकी अर्ज फॉर पावर, योर अर्ज, योर विल टू पावर, टू गेन डोमिनेंस इज अनकंट्रोलेबल। तो यहां हमने ये बात करनी है कि क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं। सो नेशंस इन देयर परस्यूट ऑफ पावर मे बी विलिंग टू गिव अप इंटरनेशनल एथिक्स, बट उनका जो पावर का वर्चर है, दो तरीकों से उस पर रोकथाम लगाई जा सकती है। उसे स्लो किया जा सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 1 तरीका जो स्टेटमेंट में भी कहा गया है, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी आपके लिए 3 चीजें लेके आती है। जब आप रैशनली सोचते हो तो 3 चीजों का आप इस्तेमाल करते हो। सबसे पहले आपकी विजन लॉन्ग टर्म होती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन का मतलब है आज से 10, 20, 25 साल बाद आप इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर कैसे अपने आप को पोजीशन देखते हो। सो रैशनैलिटी ब्रिंग्स अ लॉन्ग टर्म अप्रोच वेयर द कंट्रीज और नेशंस बेनिफिट फ्रॉम फोरसाइट। तो इंडिया कई बार ऐसी सिचुएशन में आया है जिसमें वो नी जर्क रिएक्शन दे सके, रिस्पॉन्स दे सके प्रोवोकेशंस का, और डिस्प्रोपोर्शनेट काम हो जाए वहां पे। तो इससे क्या होगा, इससे आपके फ्यूचर में ग्लोबल आउटरीच में प्रॉब्लम आएगी। अगर आप एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जिसके अंदर आपको यह सस्टेन करना है कि आपके पास कुछ चीजें इंपोर्ट के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी है, आप किसी कंट्री पे XYZ कंट्री पे डिपेंडेंट है, उस वक्त अगर आप इरैशनल अप्रोच से पावर गेन करने के चक्कर में शॉर्ट टर्म विजन रखोगे तो आप अपने देश का फ्यूचर बर्बाद करने की तरफ कदम उठाओगे। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी में एटलीस्ट इन द इनिशियल 40 इयर्स वी हैव सीन कि हमने नी जर्क रिस्पॉन्सेस प्रोवोकेशंस के नहीं दिए, और जहां दिए हमें सीखने को भी मिला। तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है कि लॉन्ग टर्म विजन आपकी जो पावर की भूख है उसको थोड़ा सा शांत करके रख सकती है। दूसरी चीज, आप कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस करते हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हम देख रहे हैं कि रशिया कई बार अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ब्रांडिश करता है, न्यूक्लियर थ्रेट्स दे रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल यूज जो है वो इसलिए रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि उन्हें पता है कि जितना डैमेज वो यूक्रेन के ऊपर या यूरोप के ऊपर इन्फ्लिक्ट करेंगे, उतना ही डैमेज या उससे ज्यादा डैमेज शायद नाटो फोर्सेस और यूएस उनके ऊपर करेगा अगर एक बार न्यूक्लियर एस्केलेशन हो गया। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी रोक सकता है कंट्रीज की परस्यूट ऑफ पावर को। तीसरी चीज जो रोक सकती है वो है ग्लोबल स्टैंडिंग और उसके बारे में सोच। अब जैसे भारत की एग्जांपल देते हुए हम ये कहेंगे कि इंडिया ने एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हमेशा से ही बिहेव किया है, और उसका कारण भी रैशनल है। इट इज नॉट मोरालिटी वाला तो अगला पॉइंट है ना, उसका कारण भी रैशनल है। रैशनल क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि बहुत जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आपको एक्नॉलेजमेंट दे, वो आपको एप्रिसिएशन दे, कई मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स के अंदर अगर आपको एंट्री मिले, आपको उसके लिए एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर अपने आप को शोकेस करना होगा। ठीक है, नो होल्ड्स बार्ड एटीट्यूड जिसको कहते हैं, नो होल्ड्स बार्ड एटीट्यूड मतलब बिल्कुल ही आप इरैशनली बिहेव नहीं कर सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि अगर आप रैशनली बिहेव करते हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलता है, जैसे भारत को मिला है। भारत एक डिपेंडेबल एंड रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह चला है, जिसने अपनी गुडविल का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अपनी स्टैंडिंग बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाई है। तो बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर वो अब इन्वॉल्व होता है। आप इसमें G20 की उनकी मेंबरशिप और इंडिया की होस्टिंग, इसकी भी बात कर सकते हो, बड़ी फेवरेट थी में। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत प्रचार प्रसार कर रहा है इसका, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हो दैट वी वर एबल टू डू बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, और हमने पावर ग्रैस्प करने के लिए कोई शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं अपनाए। अब दूसरा प्रिंसिपल जिससे आप रोक सकते हो या रोकथाम लगा सकते हो तो क्वेस्ट फॉर पावर, वो है मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी की 3 एग्जांपल्स यहां पे मैंने दी है। तो पहली एग्जांपल है बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेबर। इंडिया की एग्जांपल्स जितनी दे रहे हैं उतना अच्छा है क्योंकि हमें थोड़ा सा इन डेप्थ पता चलेगा। एक रशिया यूक्रेन की भी दे दी हमने एग्जांपल, और इंडिया की भी एग्जांपल देंगे, लास्ट में हम कुछ और एग्जांपल्स भी देंगे, तो थोड़ा एग्जांपल से लेस ये हमारा आंसर है। रिस्पॉन्सिबल नेबर भारत ने शो किया अपने आप को डोकलाम क्राइसिस में, क्योंकि भूटान से उसने एग्रीमेंट की थी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, और उस फ्रेंडशिप को निभाने के लिए उन्होंने अपना जो है
स्टांस रखा विदाउट थिंकिंग कि उसका आउटकम क्या होगा। एज अ मॉरल ड्यूटी उन्होंने वहां पे भूटान की मदद की। श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस का मिसयूज नहीं किया गया, बल्कि श्रीलंका की मदद की गई। श्रीलंका के साथ कोई ऐसे एग्रीमेंट नहीं साइन किए गए जिससे हम उनके ऊपर डोमिनेंस बना सके। इनफैक्ट हमने उनकी अनरेसिप्रोकेटेड सहायता की है। तो ये चीज जो है रिस्पॉन्सिबल नेबर का एक मार्गदर्शक बनाता है आपको। एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका एक वर्च्यू है, आपकी ड्यूटी है टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली। दूसरा ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ह्यूमैनिटी की रिस्पेक्ट करना आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी मॉरल ड्यूटी के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, नॉट टू किल, वायलेंस को अवॉइड करना, पीस, ये सारे हमारे इन एथॉस के अंदर भी, मॉरल एथॉस के अंदर भी है। भगवत गीता हो गई है, महात्मा गांधी के एथॉस हो गए, और इंटरनेशनल एथॉस में भी है। तो ह्यूमैनिटेरियनिज्म हमने वाइल्डेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में देखा है कि इवन इन द वाइल्डेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक रशिया एंड यूक्रेन वी प्रोवाइड सेफ पैसेजेस फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ पीपल। तो सिविलियंस की इवैक्यूएशन के लिए सेफ पैसेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये चीज भी इसी की एग्जांपल है कि हमारी मॉरल ड्यूटी के हिसाब से कई बार हमारी क्वेस्ट फॉर पावर को कंट्रोल किया जाता है। आखिरी पॉइंट हम वासुदेव कुटुंबकम का लिख सकते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का लिख सकते हैं, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लिख सकते हैं, और वासुदेव कुटुंबकम हमारी मॉरल ड्यूटी है। हम ये दुनिया को बताएं कि हम सब एक बहुत बड़ा कुटुंब है, एक परिवार है, और उस परिवार के अंदर, उस फैमिली के अंदर हमें जो एग्रीमेंट्स होंगे वो कोलैबोरेशन, कॉम्प्रोमाइज के साथ साथ करने पड़ेंगे। तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। इंडिया का डिक्लेरेशन ऑफ 5 गोल्स फॉर 2030, ये उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहां पे हमने ये शोकेस किया कि वर्ल्ड इज वन, हमें यूनाइट होके ग्लोबल चैलेंजेस से लड़ना होगा। यहां पे आप मॉरल ड्यूटी के अंदर वैक्सीन डिप्लोमेसी के अगेंस्ट भी बात कर सकते हो कि वैक्सीन डिप्लोमेसी कुछ कंट्रीज के द्वारा देखी गई, जबकि हमने वैक्सीन मैत्री का इस्तेमाल किया। तो ये चीजें आप ह्यूमैनिटेरियनिज्म या अलग पॉइंट से भी लिख सकते हो। बट क्योंकि हमारे पास 150 वर्ड्स है, वी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड इन डिसाइडिंग कि हाउ वी आर गोइंग टू मोल्ड द आंसर। अंत में आपने कंक्लूजन लिखना है और थोड़ा सा यहां पे वो बताना है कि इस स्टेटमेंट में 100% सच्चाई नहीं है। कहने का मतलब कि अगर कोई बंदा अपनी आई पे आ ही जाए पावर लेने के लिए, तो कई बार रैशनैलिटी भी उसका साथ छोड़ देती है और मॉरल ड्यूटी भी उसका साथ छोड़ देती है। इनफैक्ट मोरालिटी बदलती रहती है, तो वो मोरालिटी के डेफिनेशन या परिभाषा ही बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने हिटलर के रूल के दौरान नाजी जर्मनी को देखा। इवन चाइनीज मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म की आप फ्रीली एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। इन योर आंसर्स आपको वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अखबार पे तो आप अपने व्यूज नहीं छाप रहे हो, और अब अगर छाप भी रहे हो तो आप देश के फेवर में ही बोल रहे हो। तो चाइनीज मिलिट्री एक्सपेंशनिज्म, तालिबान की रिजीम जो अफगानिस्तान के अंदर आई है, ये कुछ ऐसे दाग हैं जो आपकी इंटरनेशनल एथिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क सेटअप करते हैं। तो हमें भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम सिर्फ अच्छा नहीं बोल रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे या पास्ट में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पे हमने इंटरनेशनल एथिक्स के ऊपर डाउट आते हुए देखा है। हमने मॉरल ड्यूटी और रैशनैलिटी दोनों को फेल होते हुए देखा है। उसकी 3 एग्जांपल आप दे देंगे। ये कहेंगे कि दीज इवेंट्स हैव रेज्ड क्लाउड्स ऑफ शैडो ओवर द अफोरमेंशन्ड अप्रोच, वो 2 अप्रोच जो आपने लगानी है। आखिर में आप ये कहोगे कि हम मॉरल फिलॉसफी के साथ साथ नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान दें और अल्टीमेटली कंसर्न फॉर ह्यूमैनिटी हमारा जो है वो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो। तो इस तरीके से आप इसको कंक्लूड करेंगे दोस्तों। और देखिए ये बड़ा ही संक्षेप में, बड़ी ही सक्सिंक्ट तरीके से, बिकॉज यूपीएससी expects you to express your answer in the least possible words, but you have to give information as well। तो ये एक तरीके से आप इस आंसर को मोल्ड कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में और भी आपकी तरफ से जो इस कोटेशन के बारे में सुझाव है या इस कोटेशन के बारे में आपकी इंटरप्रिटेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, वो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। अगली बार तक के लिए थैंक यू, एंड जुड़ते रहिए हमारे साथ हर 12 बजे डेली मेंस आंसर राइटिंग सेशन में।